हम लोगों ने कल क्या करा था? अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स आपको मैं बता रहा था। ठीक है, कल की क्लास में हम लोग मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग मॉलिक्यूल। अब तो तुम्हें सब कुछ पता है, अब तो तुम्हें सब कुछ पता है बच्चों, सब कुछ आपने पढ़ लिया है पीछे, ठीक। तो अब आपको अच्छा लगेगा क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया, बस आपको फटाफट देखना है कि कौन कौन से टॉपिक, उसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट करके फिनिश कर देंगे चैप्टर। पेज नंबर 123 पीडीएफ आप लोग के पास है। आप लोग को बच्चों रीडिंग भी करनी चाहिए पीडीएफ से। मैंने पहले भी बोला है कि आपको 7-8 घंटे भी कभी कभी पढ़ना चाहिए, बाकी मर्जी आपकी, है ना। 9th क्लास है ना, बहुत सिलेबस है। वो पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि पतली सी एनसीईआरटी होती है, आप चीजें समझ नहीं पाते हो। लेकिन अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही अगर हम करते हैं तो वही नहीं खत्म होता है। सच बात है ये, पता है। पूरा साल निकल जाता है लेकिन फिनिश नहीं होता है। फिनिश करो, फिर उसका रिवीजन करो, है ना। तो बहुत डिफिकल्ट टास्क है, आपको पढ़ना चाहिए अच्छे से। अब देखिए बच्चों, यहाँ आपकी और हमारी कल कुछ बातें हुई थी। कौन से मॉलिक्यूल्स की, यदि आपको याद हो? हाँ, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट की बच्चों, है ना। सब कुछ आप लोग को पता है, ऑक्सीजन O2, क्लोरीन Cl2, नाइट्रोजन N2, हाइड्रोजन S2, ये सब बातें आपकी हुई थी। इसके बाद थोड़ा मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बच्चों, देखो पता है ये बड़े इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स इन्होंने थोड़े बताए हुए हैं, इनका भी भाई थोड़ा ध्यान रख लो। ये भी याद करने वाली चीजें हैं बच्चों, है ना। देखिए देखिए बच्चों, ओजोन का मॉलिक्यूल जो होता है, ओजोन गैस आपने सुना है, उसका मॉलिक्यूल O3 होता है। याद करना है भाई, याद करना है, याद करना है। अब ये मत कहने लगना कि हमें ओजोन में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके दिखाओ। रेजोनेंस वगैरह होता है इसमें, 11th में पढ़ेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री में, परेशान ना हो। बस आप ये समझो कि ओजोन का मॉलिक्यूल O3 भाई, याद करना है, याद कर लेना प्लीज। देखो अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, देखते हैं तुम्हारे मन में क्या आता है, ठीक। बच्चों अगर केवल कहीं पर P लिखा हुआ है और कहीं P4 लिखा हुआ है, इन दोनों में क्या अंतर है? ये फास्फोरस का क्या है और ये फास्फोरस का क्या है? ये क्या है फास्फोरस का, बताओ। वो ये क्या है? फॉस्फोरस का एटम। फॉस्फोरस का एटम। एटम। यस, ये है फास्फोरस का एटम। ओनली P लिखा है तो एटम, और फास्फोरस के 4 एटम्स मिलके फास्फोरस का एक मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल बनाते बनाते हैं। हैं। यानी कि तुम्हें एक बात और पता चल गई है क्या, कि पॉलीएटॉमिक। फास्फोरस का मॉलिक्यूल, हाँ पॉलीएटॉमिक है, वेरी गुड। अच्छा देखो, अब मजा यहाँ बड़ा अच्छा और आ गया, पता है क्या यहाँ बड़ा और मजा आ गया भाई। देखो पता है, देखो पता है, पॉली एटॉमिक टाइप का लग रहा है, लेकिन पता है तो एक ही जैसे एटम। ये थोड़ा मजेदार है क्या, पॉली एटॉमिक टाइप का लग तो रहा है तो एक ही जैसा एटम। फास्फोरस के 4 एटम मिलके फास्फोरस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, चेक कर लो ना, P4। फास्फोरस के 4 एटम्स मिलके फास्फोरस का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, यस और नो, ठीक। तो बच्चों यस सर। ऐसी कंडीशन में, हाँ, थोड़ा सा सवाल आता है बोर्ड, क्या कहते हैं, 9th क्लास के स्कूल्स में आपको परेशान करने के लिए सवाल पूछते हैं, पता है क्या, एटॉमिसिटी पूछेंगे तुमसे। हाँ, ये भी अच्छा हुआ मुझे याद आ गया, आपके क्वेश्चन पेपर में बच्चों एटॉमिसिटी पूछते हैं। क्या पूछते हैं बताइए? एटॉमिसिटी। हाँ, तो भाई कुछ नहीं करना है यार, कुछ नहीं करना है। 4 एटम है इसके मॉलिक्यूल में, 4 हो गई एटॉमिसिटी, बस खत्म। अगर 2 एटम होते तो उसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाती? दो। 2। डायटोमिक। हाँ, डायटोमिक। एटॉमिसिटी दो। ये, हाँ, देखो मैं तुम्हें बता ही दूं क्या, अभी कहीं अगर आगे आएगा डिटेल में तो, या तो मैं बताऊं तुम्हें, या तो मैं यहीं पे नाम लिखवा दूं क्या? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बताइए बताइए। सर ट्राइएटॉमिक और टेट्राटॉमिक में फर्क बता दो। हाँ बता रहे हैं, वो अभी आएगा ना, बोला ना मैंने, अभी आएगा, हाँ परेशान जी। नो। हाँ अभी के जी। लिए बस आप देख लो, इसकी एटॉमिसिटी 4 है, ठीक। अब बच्चों यदि S लिखा हो कहीं और S8 लिखा हो कहीं, तो अब आप समझदार हो। S क्या है? सल्फर का एटम है। सल्फर का और एटम। S8 क्या है? सल्फर का सल्फर का मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है, ठीक। S8 क्या है? सल्फर का मॉलिक्यूल है, ये सुनो, बताइए, हाँ जी सर। है ना, ठीक है। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए, ध्यान से। क्या पता है, बच्चे ये बोलते हैं ना कि सल्फर का मॉलिक्यूल S2 क्यों नहीं होता है ना भाई, ये कोई सवाल नहीं, ये फालतू का सवाल है। आप ये सवाल कैसे कर सकते हो कि S2 क्यों नहीं, सल्फर के 2 एटम मिलके मॉलिक्यूल क्यों नहीं बना रहे? अरे नहीं बना रहे, तुम क्या कर लोगे? नेचर जैसा चाहती है, नेचर मतलब जो भी नेचर है हमारे आसपास, भगवान, जो भी जिन्होंने सब कुछ बनाया हुआ है, तो नेचर जैसा चाहती है। तो जब सल्फर के 8 एटम पास पास आते हैं तब जाके वो लोअर एनर्जी स्टेट में आते हैं, पूरा सिस्टम, तब जाके मॉलिक्यूल बनता है, ठीक। तो हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है, जो किताब में लिखा हुआ है वो याद करिए, ठीक है।
ओके, तो ये चीज है, अब आपने सीख ही लिया। उसके बाद बच्चों ये भी आपको पता है कि जितनी भी नोबल गैसेस थी बच्चों आपकी, ठीक है, अब क्या ही बताना, वो सारे सिंगल एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब वही उसका एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल है। ये बड़ा मजेदार है, सुनो ध्यान से, जितनी भी नोबल गैसेस हैं वही उसका एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल है। ठीक, यस बस। सर। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब आप लोग को पता है, तो ये मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन वगैरह सब कुछ ये एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, वही उसका एटम है, वही उसका मॉलिक्यूल। अब ये वाला टॉपिक बच्चों थोड़ा देख लीजिए, है ना। देखो बच्चों, जो नोबल गैसेस हैं तुम्हारे और जितने भी मेटल्स हैं, वो उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है। सुन लो ध्यान से, जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ठीक, देखो बच्चों, ये वाला पूरा पैराग्राफ मैं नहीं पढ़ूंगा, तुम लोग पढ़ोगे अभी। इसको मोनो एटॉमिक बोलते हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब एटम, सॉरी, ये सब क्या है, मेटल हैं कि नहीं, बताओ, बोलो। सोडियम, यस सर। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, हाँ जी कॉपर, सर। ये सब आयरन, ये सब Yes, मेटल है, और मेटल एटॉमिक फॉर्म में रहता था कि नहीं रहता था, बताओ। यस हाँ सर। जी, भाई ये एक मेटल का पीस है, ये मान लो, ये इसके आइटम्स है। हाँ, ये सब इसके एटम्स है। मान लो आयरन का पीस है ये, तो ये सब क्या है, इसके एटम्स है, क्या प्रॉब्लम है ना। ठीक, तो एटॉमिक फॉर्म में। अब बताओ, अगर ये एक ही एक एटम, मतलब समझ रहे हो ना बात को, इसका मॉलिक्यूल नहीं मिल रहा है तुम्हें, Fe2 Fe3 ऐसा नहीं मिल रहा है, तो भाई मोनो एटम, मोनो का मतलब 1 होता है। मोनो का मतलब क्या होता है, बोलो, 1 वन। होता है। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी, 1, क्या कहलाएंगे, मोनो एटॉमिक। तो बताओ मोनो एटॉमिक कौन कौन होते हैं, तो जवाब है जितनी भी नोबल गैसेस होंगी और जितने भी मेटल्स होंगे वो मोनो एटॉमिक। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले बच्चों आपको ये याद होना चाहिए कि एटॉमिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, ये आपके स्कूल में लिखने के लिए आएगा बच्चों। तो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल में कितने एटम प्रेजेंट है, ये उसकी एटॉमिसिटी होता है। ठीक, तो मैंने तुम्हें क्या बोला कि भाई नोबल गैसेस हो और चाहे मेटल्स हो, उनका जो एटम है वही उनका मॉलिक्यूल है भाई, वो एटॉमिक फॉर्म में ही रहते हैं। आप चाहे उसको उसका मॉलिक्यूल बोल दो, क्योंकि मॉलिक्यूल वो पार्टिकल होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है। आपने कल शायद मॉलिक्यूल की डेफिनेशन पढ़ के आए हो, नहीं मुझे नहीं पता, उसने बोला था मॉलिक्यूल वो होता है जो फ्री स्टेट में रह सकता है। एटम फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, मॉलिक्यूल फ्री स्टेट में रह सकता है, और उसमें सर। उस एलिमेंट की सभी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो यदि कहीं हीलियम का एटम है, अब भाई ये फ्री स्टेट में रह सकता है। हालांकि मेटल के केस में ऐसा नहीं होता है, बड़ा कंफ्यूजिंग है केमिस्ट्री भी, लेकिन आप हीलियम से समझो। अब यही इसका एटम है, यही इसका मॉलिक्यूल कह सकते हो, क्योंकि फ्री स्टेट में रह रहा है, अकेला रहेगा मस्त एकदम, कोई रिएक्शन नहीं करेगा किसी से, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी, 1। 1। अब आप एक काम करोगे, पहले ये डेफिनेशन याद करने की कोशिश करिए कि एटॉमिसिटी क्या होती है, उसके बाद यहां से लेके, रुक जाओ अभी थोड़ा और समझा देते हैं। सेकंड वाला बच्चों, सेकंड वाला ध्यान से चेक करिएगा, डाई एटॉमिक, डाई का मतलब 2 होता है, ये तो पता है कि नहीं। मोनो का मतलब 1 और डी डाई का मतलब क्या होता है, 2। 2। तो हाँ, तो बच्चों ध्यान से चेक करिए जरा, यहां पे देखिए जरा, हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी 2, नाइट्रोजन की 2, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल में 2 एटम है, क्लोरीन की 2, ब्रोमीन की 2, आयोडीन की 2। अब आप एक काम करो यहां, ठीक है ये, और ओजोन की, सुन लो एक बात, अपनी कॉपी में चाहो तो नोट करो कहीं। पता है बच्चों, अगर कभी भी केमिस्ट्री में TRI ट्राई लगा रहेगा, तो ट्राई का मतलब 3 होता है। कितना होता है, बोलो, 3। 3। और कभी भी अगर केमिस्ट्री में बच्चों टेट्रा लगा रहेगा, कहीं नोट कर लीजिएगा, टेट्रा का मतलब 4 होता है। टेट्रा का मतलब कितना होता है बताओ, 4 होता है। ठीक, और बाकी तो आप लोग को थोड़ा बहुत तो पता होगा, बेसिक चीज है। पेंटा मतलब 5 होगा, हेक्सा मतलब 6 होगा, सुना होगा कभी, हेक्सागोन 6 साइड्स होती हैं उसमें। पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6, 6। हेप्टा मतलब 7, ऑक्टा मतलब 8। अभी आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, अभी ऐसा कुछ अभी ऐसा कुछ नहीं आया है, ठीक, ऐसा कुछ नहीं आया है। तो आप एक काम करो, अभी यहां से लेके और यहां तक जरा पढ़िए, देखते हैं क्या पढ़ोगे, पढ़ लो मन में अपने अच्छी तरीके से पढ़ लो। सर पेज नंबर। यहीं पे पढ़ लो, स्क्रीन पे क्या हो गया, कोई डाउट है? नो सर। सर नोबल नहीं, गैसेस बहुत स्टेबल होती है, इसलिए उनकी एटॉमिसिटी 1 होती है क्या? नोबल गैसेस का ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट रहता है ना, हाँ, तो वो स्टेबल है, तो एटॉमिक फॉर्म में रहेगी। ठीक है, ओके ओके, सर। हाँ, मतलब वो रिएक्शन की, मतलब वो बॉन्ड बनाएंगे नहीं किसी दूसरे के साथ। बॉन्ड कब बनते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है।
लेकिन नोबल गैसेस के तो पहले से ही ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है ना, यही तो पढ़ाया था आपको स्टार्टिंग में। देखिए जैसे कि हीलियम का ड्यूप्लेट कंप्लीट है, और नियॉन 2,8 होता था, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और ऑर्गन में 2,8,8 ये बस इतना ही काफी है ना। देख लो इसका ड्यूप्लेट कंप्लीट है, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबल है, क्या दिक्कत है। तो इसके एटम ही एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि इसका एक एटम दूसरे के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग नहीं करेगा, या इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी नहीं करेंगे ये लोग, क्योंकि इनका खुद ही ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट है। और ऑक्टेट या ड्यूप्लेट कंप्लीट होने से पढ़ाया था, ये सारे के सारे कहाँ रहते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में, यानी कि स्टेबल होते हैं, लोअर एनर्जी स्टेट में रहते हैं, यानी कि स्टेबल रहते हैं। ओके नाउ, कभी भी केमिस्ट्री में मैंने आपको बोला अभी 3 लिख के आता है तो ट्राई, मतलब 3 एटम है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा, 5 एटम यदि होते, अब कोई एग्जांपल नहीं है तो नहीं है, नहीं है तो नहीं है। पता है पेंटाटॉमिक। बच्चा कहने लगा सर पेंटा का एग्जांपल दो, एग्जांपल दो। अरे क्यों दे, जब है ही नहीं तो हम कहां से, मैं तो बना नहीं दूंगा, है ना। ठीक, तो पेंटा वैसे सर तो फिर आपको मिलेगा। हाँ बताइए, बोलिए। वैसे तो उस हिसाब से S8 क्या हमारा वो होगा ऑक्टाटॉमिक। यस, अब ठीक। देखिए बच्चों, 6 के लिए यूज करेंगे हेक्सा, 7 के लिए यूज करेंगे हेप्टा, हेप्टा। और 8 के लिए यूज करेंगे ऑक्टा। बस इतना ऑक्टा। काफी है आपके। अब आप यहाँ पे फॉस्फोरस का जो मॉलिक्यूल है, ये इन्होंने दिखाया है, आप समझ सकते हो क्या कहानी चल रही होगी। ये फॉस्फोरस का एक एटम, दूसरा एटम, तीसरा, और ये फोर्थ, और इसके बीच में कुछ ना कुछ बॉन्डिंग वॉन्डिंग हुई होगी। ठीक है, अब कैसे बॉन्डिंग हुई है वो हम लोग देखेंगे मॉडर्न केमिस्ट्री में, वो बात की बात है, वो नहीं। बस आप ये देखो, ये फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल है जिसको आप P4 लिखोगे, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी बताइए, 4, और इसको हम क्या बोलेंगे, टेट्रा एटॉमिक। कैसा मॉलिक्यूल है, टेट्रा एटॉमिक। सुनो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, कहेगा कि टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल बताइए। ठीक, ये देखिए, ये देखिए, ये ऑक्टा एटॉमिक है बच्चों, सल्फर का मॉलिक्यूल S8, सल्फर के 8 एटम मिलके इस तरीके से कुछ ऐसा होता है, वो आप 10th में पढ़ोगे, अभी मैं नहीं बता रहा हूं उसको। एक एटम 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जुड़े रहते हैं सर्कल में। ठीक, सर यस बताइए। हमारे स्कूल में बताया था कि 4 तक टेट्राएटॉमिक बोलते हैं, पर 4 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसे पॉलीएटॉमिक कह के हाँ बस। ठीक है, बोल दो, बुक में ऐसा लिखा हुआ है, क्या हो गया। ठीक, एक बच्चा कह रहा है 4 से ज्यादा हो जाएगा तो पॉलीएटॉमिक बोलो, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक। लेकिन यहाँ देखिए स्पेशल नेम्स होते हैं, मैंने आपको बता दिया है। 5 के लिए पेंटा, ठीक है, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टा। ठीक है, ओके। अरे पॉली का मतलब ही क्या हो गया, पॉली का मतलब बहुत सारे, क्या दिक्कत है बताओ। ठीक, नाउ अब देखिए जरा, मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जरा इसको पढ़ लो जरा, 4th वाला और 5th वाला पॉइंट जरा पढ़िए ध्यान से पूरा। पढ़ लिया सर। पढ़ लिया, अब सुनो। अब बच्चों अभी तक आपने कौन से मॉलिक्यूल पढ़े बताइए लास्ट क्लासेस में, ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट्स थे, क्या थे ये, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। हाँ। अब आप भाई देखो, इतने आप लोग समझदार हो, अब इसमें मैं डिटेल नहीं कर रहा हूं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही तो पढ़ रहे हो कल से। अब आएगा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। अब आपको पता है इसमें आपको ऐसा मॉलिक्यूल दिखाई पड़ेगा जिसमें डिफरेंट एलिमेंट के एटम एलिमेंट्स कंबाइन होंगे। होंगे। ठीक है, ये देखिए बच्चों, आपको मैंने एक बार और भी क्लास में बताया है, ठीक है, शायद आपको याद हो, मैं कह नहीं सकता। मैंने आपको बड़ी इंपॉर्टेंट एक बात बताई थी, क्या, देखिए, अगर ओनली HCl लिखा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल है, सुना। और अगर HCl के नीचे AQ लिखा हुआ है, AQ का मतलब एक्वस, मतलब HCl गैस को, हाँ HCl गैस को पानी में मिला दिया गया है, समझिए जरा, HCl गैस को पानी में मिला दिया गया तो वो एसिड होता है, तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। डिफरेंस समझ में आया। अगर हाँ जी। ओनली HCl लिखा है तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का जो मॉलिक्यूल होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। ठीक, और HCl एक्वस का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। इसको हम लोग डिटेल में 10th क्लास में पढ़ेंगे।
अरे समझ जाना, एसिड लिखा हुआ है, ACID एसिड। ठीक है, अब देखिए बच्चों, अब आप देख लो, ये देखो हाइड्रोजन का एक एटम, क्लोरीन के एक एटम से HCl का मॉलिक्यूल बना हुआ है, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का मॉलिक्यूल बना हुआ है। हाइड्रोजन के 2 एटम, ऑक्सीजन का 1 एटम, तो H2O वाटर का मॉलिक्यूल है, कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, क्योंकि 2 डिफरेंट एलिमेंट है। कौन कौन? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ 2 डिफरेंट एलिमेंट कौन कौन है? हाइड्रोजन, क्लोरीन। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल, कार्बन के एक कार्बन एटम और और ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 2 एटम। लेकिन एलिमेंट कितने? ओनली 2 टाइप के। एटम तो टोटल 3 है, ठीक है, एक कार्बन का है, 2 ऑक्सीजन का है, लेकिन एलिमेंट केवल 2 तरीके के हैं। कौन कौन से? कार्बन और ऑक्सीजन। ठीक, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है CO2, बस इसमें क्या है। ठीक, उसके बाद बच्चों कुछ बातें और लिखी हैं, आपको ऑब्वियसली याद करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, एक तो आपको याद ही है, NF3 अमोनिया, याद है? अमोनिया अमोनिया, गैस का मॉलिक्यूल है। अमोनिया गैस। हाँ, ये सब बहुत बेसिक है, प्लीज किताब पढ़िए, इसको याद करिए मॉलिक्यूल। ठीक बच्चों, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, याद होना चाहिए भाई, याद करके आना है। SO2 क्या होता है तुम्हारा? सल्फर सल्फर डाइऑक्साइड। डाइऑक्साइड। ठीक, और सुनो, CH4 क्या होता है? मीथेन। 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 CH4 क्या होता है? मीथेन। मीथेन। ठीक, जरा देखते हैं, कुछ याद है तुम लोग को? यस सर। NH3 तो आपने बता दिया अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है। अमोनियम। ठीक, ये क्या है? अमोनिया है। अमोनिया गैस। अमोनिया गैस का मॉलिक्यूल है। ठीक, लेकिन NH4 प्लस क्या होता है? अमोनियम। अमोनियम आयन। हाँ, ये अमोनियम आयन है। ठीक, सबको पता है, बहुत अच्छी सर बात है। चार्ज है उस पे इसलिए। तो ये भी बात आप लोग को पता ही है। अब देखो, जो केमिकल फॉर्मूला, अब बताइए केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, उसकी डेफिनेशन कह रहा है, केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ द सिंबल ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। हाँ, तो भाई ये सब आप लोग याद करते रहना, मैं समझा दे रहा हूं क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहा है केमिकल फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करेगा? कॉम्पोजिशन किसकी? मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल की कॉम्पोजिशन, कॉम्पोजिशन का मतलब वो कौन कौन से एलिमेंट के एटम से मिलकर बना हुआ है, इन टर्म्स ऑफ। और मॉलिक्यूल किसका? किसी सब्सटेंस का। भाई सीधी सी बात है, कोई सब्सटेंस होगा, या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट की कैटेगरी में आता होगा, या तो वो सब्सटेंस मॉलिक्यूल की कैटेगरी में, सॉरी 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 सॉरी, या तो वो सब्सटेंस एलिमेंट होगा, या तो वो सब्सटेंस कंपाउंड होगा। ठीक, अगर वो सब्सटेंस एलिमेंट है तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल मिलेंगे वहां आपको, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। और अगर वो, समझ रहे हो बात को कि नहीं, क्या चल रहा है? अगर जैसे क्लोरीन गैस है, समझ गए होगे, तो एक सब्सटेंस है, तो क्लोरीन गैस है यदि, तो आपको ये सब क्लोरीन के मॉलिक्यूल मिलेंगे यहां पर। और ये देखिए, यही क्या है? केमिकल फॉर्मूला है किसका? क्लोरीन के मॉलिक्यूल का। और अगर कहीं पानी भरा हुआ है इस तरीके से, वाटर, वाटर का ये मॉलिक्यूल। सब वाटर के मॉलिक्यूल है, तो सब्सटेंस कौन है यहाँ? वाटर, जो कि वाटर। कंपाउंड है, लेकिन वहां सब्सटेंस क्या है? क्लोरीन, जो कि एलिमेंट है। क्लोरीन। ठीक, कह रहा है केमिकल फॉर्मूला रिप्रेजेंट द कंपोजिशन ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब जो केमिकल फॉर्मूला होगा, ये देखो, ये कंपोजिशन ऑफ द मॉलिक्यूल के बारे में बताएगा। ठीक, बिल्कुल बता रहा है भाई, H2O आपको बता रहा है हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1, मतलब कौन कौन से एलिमेंट से मिलकर बना है ये भी पता चल जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक, ओके, नाउ प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इसके बारे में पता चलता है। ठीक है, अब दो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट बनाने की कोशिश करवाएगा तुमसे पहले। तो फॉर्मूला ऑफ एलिमेंट्स तुम्हें बता रहा है, पढ़ लो भैया, इनकी बातें कुछ नहीं है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एन एलिमेंट इज द स्टेटमेंट ऑफ द composition of its molecule in which the symbol tells us the element subscript, lower figure tells us how many atoms are present in the molecule. ठीक, ये देखिए O के नीचे 2 लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे नंबर लिखा है इसको लोअर सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर फिगर या लोअर सबस्क्रिप्ट। ठीक, तो ये नंबर बताता है कितने एटम है। तो ऑक्सीजन के 2 एटम मिलके ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, है ना? ठीक, और CO2 ये मॉलिक्यूल लिखा हुआ है, तो कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम। ये सुनो, यस सर। यस सर। बस यही है, और क्या लिखा है, यही बात किताब में लिखी हुई है। नाउ अब देखिए, ये सब बच्चों कहानियां इन्होंने लिखी हुई हैं, भैया इनकी कहानियां पढ़ लो थोड़ी बहुत आप भी।
आपको पता ही है, आप पढ़ लेना अपने घर पे, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। देखो क्या क्या बता रहे हैं तुम्हें। कह रहे हैं कि हाइड्रोजन को S2 लिखते हैं, ठीक है, नीचे जो नंबर 2 लिखा है वो हाइड्रोजन के एटम को बता रहा है ना, कि 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो उन्होंने थोड़ा डिफरेंस भी बता दिया, अगर H2 लिखा होगा तो 1 मॉलिक्यूल है, और अगर 2H2 लिखा होगा तो 2 मॉलिक्यूल है। ये सुनो, यस सर। मानते हो कि नहीं भाई, बताओ इधर। साइकोमेट्रिक Yes, कोफिशिएंट। sir. हाँ, हाँ, अगर H2 लिखा है तो एक ही मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का, और 2H2 तो 2 मॉलिक्यूल, और मोल कॉन्सेप्ट में ये 1 मोल मॉलिक्यूल्स हैं और ये 2 One. मोल मॉलिक्यूल्स हैं। 2 ठीक। मोल मॉलिक्यूल्स। हाँ, तो यही है और क्या। बाकी आप देख लो, ये टेबल है, सबके मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं, आपको पता है। या सुनो, डायटोमिक 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 sir. डायटोमिक 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 टेट्रा एटोमिक ऑक्टा एटोमिक। टेट्राटॉमिक और ऑक्टाटॉमिक। फिर उन्होंने बोला फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड, आइए पढ़ा देते हैं आपको। तो भाई कंपाउंड अब आपके दो तरीके के होंगे जो मैंने तुम्हें बताया है। एक तो होंगे तुम्हारे कौन से, कोवेलेंट कंपाउंड, याद है, भूल गए हो लग रहा है। Yes, sir. एक तो होंगे तुम्हारे क्या, कोवेलेंट कंपाउंड, Compound. है ना। और दूसरे होंगे तुम्हारे आयनिक Ionic कंपाउंड। compound. नाउ अब देखिए जरा, देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया है और शायद आप लोग भूल गए हो, भूलना नहीं चाहिए आपको। मैंने बताया था आपको कंपाउंड दो तरीके के होते हैं आपके। एक था आपका कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक, और दूसरे थे बच्चों आपके, उसके दो नाम थे, या तो आप उसको आयनिक कंपाउंड बोलिए, या तो आप उसको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोलिए, दोनों बातें सेम है। सुन लिया। कोवेलेंट कंपाउंड कब बनते थे, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी, दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम के बीच में। हाँ, सुन लो भाई, कंफ्यूज मत करना, वो पक्का एग्जाम में तुम्हें परेशान करेगा। वो आयनिक नहीं बोलेगा, वो इलेक्ट्रोवेलेंट के नाम से पूछेगा तुम्हें, वो परेशान करेगा तुम्हें पक्का। वो ऐसे पूछेगा, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड में डिफरेंस बताओ। तो कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, कैसे बनते हैं, Sharing of electrons. यस, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक मिनट भाई, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, शेयरिंग ऑफ, Electrons. हाँ। और सुनो बच्चों ध्यान से, पता है आयनिक कंपाउंड या भाई बात सेम है यार, जैसे तुम्हारे घर का नाम राकेश है, बाहर का नाम रोहन है ना, ऐसा कुछ है ना। तो आयनिक कंपाउंड बोलो चाहे इलेक्ट्रोवेलेंट, बात सेम है। ये कैसे होता है बताओ, कैसे बनता है, Transfer of electrons. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यस। और सुन लो भाई, एक बात यहीं पे तुम्हें बता दे रहा हूं मैं, सुन लो। देखो ये जितनी भी टेबल अभी लिखी हुई तुम्हारी है ना, वाटर हो चाहे तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, अमोनिया, मीथेन, मीथेनॉल, मीथेनॉल तो नहीं लिखा इन्होंने, इथेनॉल लिखा हुआ है यहाँ पे, अल्कोहल, ठीक, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ठीक, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बोलो इसको, CCl4 को, एक कार्बन है तो कार्बन और 4 क्लोरीन है तो टेट्रा, ठीक है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, और चाहे इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन बोलो, दोनों नाम सेम है, दोनों नाम इसके सेम है। Same. भाई याद करना पड़ेगा यार, मैं क्या करूं, ठीक, मैं बस हेल्प कर सकता हूं, वो अभी मैं कर रहा हूं, रुक जाओ बता दूंगा अभी, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ठीक। तो मैं बताना अभी ये चाहता हूं कि जितने भी लिखे ना, उसने ऊपर बोल रहा है सब मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स, तो वो कहना चाहता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है। मॉलिक्यूलर कंपाउंड मतलब इनके मॉलिक्यूल से, लग रहा है तुम लोग भूल चुके हो, पक्का भूल चुके हो। सुनो, Sir, ये मॉलिक्यूल हैं, उनसे मिलके बना हुआ है, ये फॉर्मूला यूनिट से नहीं मिलके बना है। फॉर्मूला यूनिट कुछ और था, रुक जाओ आराम से, पहले आप बस ये समझो कि ये सारे के सारे जो यहाँ लिखे हैं भाई, तुम्हें याद करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि ये कौन से हैं आपके। Covalent compounds. हाँ, और जब ना पहचान पाओ तो उसका भी तरीका है, कैसे, जब ना पहचान पाओ तो उसका भी तरीका है, कैसे पता है तुम्हें। आयनिक कंपाउंड में मैंने बताया है ना कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल देगा और नॉन मेटल लेगा, याद आया, मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और नॉन मेटल लेगा। तो यार दो चार एग्जांपल तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएंगे, इधर देखो, मैग्नीशियम क्लोराइड, NaCl, 2+। ठीक, और यहां से मतलब सोडियम क्लोराइड, और यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड,
यस सर। अब यहां पर तुम्हें पीरियोडिक टेबल का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए भाई। चेक कर लो, अब तुम पहचान जाओगे मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, बोलो हाँ, सही बोला कि नहीं? और ये क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। नॉन मेटल। हाँ, इसी तरीके से बच्चों सोडियम लिखा है तो मेटल है और क्लोरीन है नॉन मेटल। मेटल। कैल्शियम नॉन लिखा मेटल। है मेटल और मेटल। ऑक्सीजन लिखा है नॉन ऑक्सीजन मेटल। नॉन मेटल। ठीक, तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि मेटल के बाद नॉन मेटल लिखा हुआ है तो वो पक्का आयनिक होंगे, ऐसा करके पहचाना जाता है एग्जाम में। ये सब तरीके हैं। ठीक, तो ये आयनिक वाले हो गए पक्का। मेटल नॉन मेटल से पक्का कौन बने होंगे, मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया आयनिक। होगा, नॉन मेटल ने लिया होगा, तो ये आयनिक के एग्जाम्पल है। आयनिक बोलो और चाहे क्या बोलो इसको, इलेक्ट्रोवेलेंट। भाई पहचानना पड़ेगा, क्या ही करोगे तुम। हाँ, अब देखो यहां पर क्या हाइड्रोजन मेटल है, अब कंफर्म नहीं है हम नहीं। नहीं। कंफर्म नहीं है हम लोग, है ना। मैंने बोला था हाइड्रोजन कभी कभी मेटल जैसा बिहेव करता है, कभी 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 नॉन मेटल, मेटल तो जैसा भाई करता है, कभी समझ नॉन जाओ ना मेटल कुछ जैसा। ऐसा चल रहा है, कुछ ऐसा चल रहा है कि ये भी शायद नॉन मेटल हो, ये भी शायद नॉन मेटल, दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हो। नॉन मेटल तो नॉन मेटल के साथ हमेशा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, और इलेक्ट्रॉन की जब भी शेयरिंग होगी तो तुम तो समझदार हो, कोवेलेंट कंपाउंड बनेगा। ऐसा करके पहचाना जाता है। कार्बन नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सल्फर नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, और हाइड्रोजन भी नॉन मेटल जैसा बिहेव कर रहा होगा। कार्बन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। यहाँ देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब नॉन मेटल है। नॉन मेटल। तो भाई जब नॉन मेटल के साथ आ रहा है तो कोवेलेंट करा होगा ना, मतलब शेयरिंग करा होगा ना, तो कोवेलेंट बनेगा। ठीक, हाइड्रोजन क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, दोनों नॉन मेटल। कार्बन क्लोरीन दोनों नॉन मेटल, हाइड्रोजन सल्फर दोनों नॉन मेटल, कार्बन और सल्फर दोनों नॉन मेटल। ठीक, तो कोवेलेंट बन रहा है। दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आपको, तब याद होगा धीरे धीरे। ठीक, नाउ ये देख लिया आपने। अब देखिए ये पानी का मॉलिक्यूल है, देख लो, ये रेड वाला ऑक्सीजन का एटम है और व्हाइट वाले दोनों हाइड्रोजन के। करेक्ट। हाँ जी सर। अब मोलिकुलर मास। यहाँ पे देख लो भाई, कुछ ऐसे दिखा दिया तुम्हें डिजाइन समझाने के लिए। सेंटर वाला कार्बन है, रेड वाला दोनों ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और 2 ऑक्सीजन CO2। अमोनिया ये नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है, NH3, NHHH, NH3। ये मीथेन का है, सेंटर में कार्बन है C और कार्बन 1 बाकी 2 चार 3 4 हाइड्रोजन है। ठीक, अब सुन लेना ध्यान से, कोई बहुत बड़ी बात तो हो नहीं जाएगी, सुनोगे। सुनो, कह रहा मॉलिक्यूलर मास बताएंगे। हमने कहा ठीक है भाई बताओ। एक बात ध्यान से फिर से सुन लीजिए, मॉलिक्यूलर मास शब्द का यूज उन्होंने पता है किसके लिए किया है भाई, मॉलिक्यूल का मास निकालने के लिए किया। मैंने कहा ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो तो कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, समझे, कोवेलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल की बात कर रहे हो, जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब। और सुनो, मॉलिक्यूलर मास निकालना मैं तुम्हें सिखा चुका हूं कि नहीं सिखा चुका हूं बताओ। वाटर का निकालना सिखा दिया। आता था, सिखा दिया, पूरा कर लोगे। बस इसका मीनिंग समझ लो, सुनो ध्यान से। पानी का मॉलिक्यूलर मास तुमने निकाला 2 × 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16 और एक ही एटम है, तो कितना आया था तुम्हारा आंसर 18U। प्रैक्टिस तुमने करी होगी, पूरा मैंने पढ़ाया है, तो अब मैं दोबारा प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं, बस मैं ये बताना चाहता हूं कि 18U आ रहा है आंसर। ठीक, तो 18U अगर आंसर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसका पता है क्या मतलब है, समझ गए होगे अब तो, कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के एक एटम के कार्बन 12 के एक 1/12 एटम पार्ट के से हाँ 12 18 टाइम्स ज्यादा हैवी है। ठीक, बस हाँ यही जी है। सर। वो तुम्हें कोई मॉलिक्यूल दे देगा, उसका मॉलिक्यूलर मास पूछेगा और कहेगा कि जो आंसर आया है बताओ इसका मीनिंग क्या होगा। तो मान लो वाटर का ही सवाल दे दिया, तो वाटर का तुमने मॉलिक्यूलर मास निकाला 18U, अब इसको एक्सप्लेन करना है तो तुमने एक्सप्लेन कर दोगे, जैसे मैंने समझाया कि वाटर का एक मॉलिक्यूल कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से 18 टाइम्स हैवी है। चलो एक तो ये बात होगी। अब भैया सुनो, डेफिनेशन ये लिखी हुई है, पढ़ लेना, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। ये देखो मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन क्या लिखता है वो, कह रहा मॉलिक्यूलर मास इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ कार्बन 12 एटम टेकन एज 12 यूनिट। जब कार्बन 12 को एटम का मास 12 यूनिट लेके चला गया था तो उससे कंपेयर करते हैं, ऐसा कुछ लिखा है। ठीक,
तो ये डेफिनेशन पढ़ो, कोई समस्या हो तो बताओ, और मीनिंग मैंने तुम्हें बता दी है, क्लियर है सर। और घर पे भी थोड़ा पढ़ के आना। अब देख ही लो ये सब कैलकुलेट करवाया है तुम्हें हाँ जी मॉलिक्यूल्स सर। के मास, ठीक, ये Yes, सब sir. कवर हो गया तुम्हारा। ये सवाल कराया H2SO4 का, Yes, sir. फिर हाँ जी। सर उसके सारे बाद सवाल फिर करवाए हैं। अब ध्यान से सुनो। अब लो भाई, ये कोई नई बात तो है नहीं, ये तो तुम्हें पता ही है, सुनना ध्यान से। वो कहता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा है तो उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका मतलब क्या है ना। तो भाई अगर कोई मॉलिक्यूल लिखा हुआ है तो सुनो ध्यान से। सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूल आपको फॉर्मूला रिप्रेजेंट करेगा नेम ऑफ द सब्सटेंस का, मतलब ये वाटर है, क्या है ये, वाटर है। लेकिन अब सुन लो ध्यान से, सुन लो ध्यान से। पता है वाटर तो कॉमन भाषा में बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम भी होता है, अभी आपको बताएंगे आगे चल के, नेमिंग करना सिखाएंगे, आयुपैक नेम इसका, ठीक। ये एक्चुअल में हाइड्रोजन का ऑक्साइड होता है, ठीक है। उसकी नेमिंग नेमिंग के रूल क्या होते हैं वो आपको बताएंगे, परेशान ना हो। लेकिन अभी ना जिसका नाम तुम्हें पता है वो मैं ले लूं, जिसका केमिकल नेम तुम्हें पता है, चलो वो ले लेता हूं ना मैं। CO2 का केमिकल नेम क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। Yes, sir. अब समझे। तो उसने पॉइंट नंबर 1 यही बोला कि फॉर्मूला अगर लिख दोगे तो नाम पता चल जाएगा। हाँ भाई ठीक है यार, सबके नाम रखे गए, क्या दिक्कत है। अब थोड़ा ध्यान देना जरा, देखो इसका नाम क्या है, अभी हम नाम भी आपको थोड़ा नामकरण करना भी सिखाएंगे। कार्बन और 2 ऑक्सीजन ले डाई, 2 के लिए क्या लगाते हैं, डाई और डाई। ऑक्साइड। अभी सिखाएंगे, अभी सिखाएंगे, ये तो सिखाना है, ये अभी ना डिटेल में आएगा, देख लेता हूँ ना कहीं दिया होगा ना, सिखाया होगा इसमें नेमिंग करना, ठीक, बताएंगे अभी, थोड़ा बहुत बता देंगे, और थोड़ा अंदाजा उससे लग जाता है, धीरे धीरे तो अपने आप ही याद हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि वहां बनाने बैठोगे तुम एग्जाम में। अब देखो बच्चों, इसके बाद फॉर्मूला रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस, जो फॉर्मूला लिखा होगा वो एक ही मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा, ये सुनो, ठीक। तो जैसे कि ये CO2 लिखा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल है, सही है ना। हाँ जी लेकिन सर। मोल कॉन्सेप्ट में, हाँ जरा समझना, जब जनरल केमिस्ट्री की बात हो रही तो ये 1 मॉलिक्यूल है, ये क्या है, 1 मॉलिक्यूल है। Molecule. और 1 मॉलिक्यूल का मास देखो, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 32 कितना होता है, 44। 44 यू लगाओगे ना तो ये एक मॉलिक्यूल का मास है, एक सिंगल मॉलिक्यूल। सुन लो भाई, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए समझ गए होगे, 1.66 इंटू 10 टू द पावर -24 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ग्राम में आ जाएगा, याद आ गया होगा तो अंदाजा लग जाएगा ना सामने वाले को कि एक मॉलिक्यूल कितना होता है ग्राम में, ठीक। हाँ जी लेकिन सर। पता है क्या, अगर तुम मोल कॉन्सेप्ट में बात कर लोगे तो CO2 अगर लिखा है तो इसका मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल, One mole. वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मतलब कि डाइऑक्साइड। कितने मॉलिक्यूल, 6.022 to 10 raised to power 23. 6.022 into 10⁻23 particles। 23 पार्टिकल। 100 पार्टिकल में यहाँ कौन है, एटम है कि आयन है कि मॉलिक्यूल है, तो जवाब है मॉलिक्यूल है, Molecule. मॉलिक्यूल। ठीक, ओके, ये चीज हो गया। अब सुनो, कुछ नहीं करना है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास निकाला था ना तुमने, उसी में ग्राम लगा दो, बस खत्म। ये बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है, इसमें जैसे ही ग्राम लगा दोगे तो तुम समझदार होगे चल क्या रहा है। यानी कि 1 मोल मॉलिक्यूल्स जो होंगे, अगर किसी गैस सिलेंडर में, सिलेंडर पैक है और उसमें अगर इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स है कार्बन डाइऑक्साइड के, तो उसका मास कितना होगा, 44 ग्राम, ग्राम। ठीक। Yes, sir. अब यही बातें इन्होंने पानी के रिस्पेक्ट में भी लिखी थी। पानी रिप्रेजेंट वाटर मींस H2O रिप्रेजेंट वाटर। अब इसका केमिकल नेम तो इन्होंने नहीं दिया है, वो होता है हाइड्रोजन ऑक्साइड, ओके, आगे आगे आएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड। ठीक है। अब सुनो, हाइड्रोजन रिप्रेजेंट 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट में किसको रिप्रेजेंट करता है, वन H2O मोल represents मॉलिक्यूल। हाँ 1 मोल मॉलिक्यूल मींस 6.022 into 10 to the power 23। H2O tells us the water contain 2 एलिमेंट। हाँ ठीक है भैया, इसका मॉलिक्यूल देख के आपको पता चल जाएगा ये कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, है ना। हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और उसको देख के, मतलब देख के ही पता चल जाता है कौन कौन से एलिमेंट से मिलके वो बना हुआ है। भाई CO2 मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन से मिलके बना हुआ है, ठीक। और बस वही है, और क्या है। H2O का मॉलिक्यूलर मास निकाल लोगे, 18 होता था, U को हटा के ग्राम लगा दोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये इसका मॉलिक्यूलर ग्राम, ये आ जाएगा इसका क्या, मॉलिक्यूलर, इसका आ जाएगा मोलर मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। मोलर मॉलिक्यूलर मास। अब ये क्या है, ग्राम्स में। मोलर का मतलब होता है 1 मोल के लिए,
1 मोल के लिए, बस समझ गए होगे। अब ये जितने भी ये सब रूल है ना, ये डिसाइड करता है IUPAC, ठीक है। ये देखिए कह रहा राइट द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड। हाँ इन लोग का, हाँ इन आप चाहो तो जिसको नहीं याद है गूगल भी कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ओके। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है 9th क्लास में, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितने भी ना रूल्स होते हैं ये लोग डिसाइड करते हैं और हमें बस पढ़ना होता है, मैंने आपको पहले भी बोला था। तो अब देखो ये सब एक्सरसाइज है यार, तुम्हें करना चाहिए। सवाल अब मर्जी है तुम्हारी कि तुम कितना पढ़ते हो, उसमें मैं क्या करूं, है ना। अब यहाँ वो लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं किसका, आयन का। अब देखिए जरा, ये सब बातें मैं तुम्हें बता चुका हूं। कह रहा है कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है कि नहीं होता है, ठीक। फिर ये बता रहे हैं कि प्रोटॉन पे +1 चार्ज माना गया है। भाई एक प्रोटॉन पे कितना माना गया है, +1, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन पे कितना माना गया है, -1, ठीक। आपको तो पता ही है। और न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0, ठीक है ना। हाँ न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 0। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अब थोड़ा सा बस याद दिलाऊंगा भाई, देखो ज्यादा नहीं है ना, थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, तुम्हें याद आ जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कोई एटम है बच्चों, जैसे कि सोडियम है मान लो, ठीक। अब नीचे 11 लिखा रहता है और ऊपर 23 लिखा रहता है, ठीक। तो इसमें बच्चों प्रोटॉन कितने, जो प्रोटॉन है वही उसका एटॉमिक नंबर है, याद है, वही उसका इलेक्ट्रॉन है जब एटम न्यूट्रल है। तो प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी कितने 11 है, और न्यूट्रॉन तो तुम निकाल ही लोगे, 23 - 11 23 - 11 12, ठीक। तो ध्यान सुनो बच्चों, अगर मैं इस पे नेट चार्ज निकालूं, क्या निकालूं, नेट चार्ज। नेट चार्ज मतलब टोटल चार्ज कितना है, 0 आएगा। आप बोलोगे क्या सर, देखो सर प्रोटॉन की वजह से +11, मैंने कहा क्यों, तो आपने कहा देखो सर ऐसा साइंटिस्ट लोगों ने माना है कि एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, +1, ठीक। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, -1, ठीक। तो 11 प्रोटॉन की वजह से +11 और 11 इलेक्ट्रॉन की वजह से -11, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा, 11 और +- 11 इज इक्वल्स टू 0। तो नेट चार्ज 0 यानी कि एटम न्यूट्रल है, तो बस यही चीज है। अब एटम न्यूट्रल क्यों होता है, तो ध्यान से सुनिए, एटम न्यूट्रल इसलिए होता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एटम हो गया न्यूट्रल, कोई समस्या नो सर। नहीं। लेकिन अगर कोई एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो उस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये सब मैंने आपको करके दिखाया है, याद आया। हाँ जी सर। यस सर। देखिए सोडियम यदि एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, तो क्या बनाएगा, Na+, और क्यों बनाएगा वो भी बताया था, क्योंकि अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10, और प्रोटॉन तो चेंज होते नहीं है, प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहते हैं ना भाई, सुन लो ध्यान से, प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहते हैं, न्यूक्लियस से प्रोटॉन निकल के थोड़ी ना भाग जाएगा कहीं, जाना होगा तो कौन जाएगा, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। यस। एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने निकाल दिया, तो अब आप 10 समझदार हो, इलेक्ट्रॉन रह गए और 11 प्रोटॉन। तो एक हाँ ये बचा। प्रोटॉन थे 11 और इलेक्ट्रॉन थे उसके पास कितने, 11। तो इस पे 0 चार्ज था, ये एटम है। लेकिन यहाँ पर अब प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, लेकिन 11 इलेक्ट्रॉन कितने, 10, एक 10 इलेक्ट्रॉन जा चुका, तो अब नेट चार्ज कितना आएगा इस पे, +1 चार्ज। +1, समझ गया ना, क्योंकि प्लस का 11 माइनस का 10 प्लस का 1 आएगा, ठीक। सर। तो ऐसे कैटायन बन जाते हैं। तो कैटायन कौन बनाता है, मेटल्स, याद आया, कैटायन हाँ जी कौन सर। बनाता है, मेटल्स। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज बस। करेंगे तो कैटायन बनाएंगे, बस सब तो पढ़ा है। तो ये आप घर से पढ़ के आना, आपने ये पूरा पढ़ के आना, ठीक है। एवरी एटम कंटेन्स एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव, है ना, तो ये सब पढ़ के आना। और इसी तरीके से अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, और गेन कौन करता है, नॉन मेटल्स, याद है। नॉन मेटल्स तो क्लोरीन ले सकते हैं एग्जांपल। हाँ जैसे कि इसका क्या था, 2,8,7 था इसका इलेक्ट्रॉनिक एक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉन हाँ गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा ये, तो क्या बनाएगा, Cl- यानी कि क्या बनाएगा, क्लोराइड। Cl- क्लोराइड। तो अब हाँ, तो बस यही है और क्या। और ऐसा क्यों हुआ, रीजन आप बता दीजिएगा, कि इसमें प्रोटॉन कितने थे, 17, और इलेक्ट्रॉन भी कितने थे, 17, तो नेट चार्ज कितना आ रहा था, 0। 0।
और क्योंकि प्लस का 17 माइनस का 17, और ये जो आयन है यहाँ पे प्रोटॉन थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे, वो तो अभी भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें? 18। 18 एक एक्स्ट्रा आ गया, तो नेट तो चार्ज negative निकालोगे तो -1 -1 हाँ, क्योंकि 17 प्रोटॉन की वजह से +17 और इलेक्ट्रॉन हो गए 18, उसकी वजह से -18 आंसर आएगा, -1, इसलिए माइनस लगा हुआ है। yes sir ठीक, ये चीज है। अब आयन आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है कैटायन और एक होता है एनायन। अनायन कैटायन होता है पॉजिटिव, एनायन का मतलब नेगेटिव आयन। कैटायन बनाते हैं मेटल्स इलेक्ट्रॉन लूज करके। भाई जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो प्लस चार्ज ही तो आएगा। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे कौन? नॉन मेटल। नॉन मेटल जब इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे, तो नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक, अब आप देख लो पॉजिटिवली चार्ज आयन नोन एज कैटायन, पता है आप लोग को? बताइए। हाँ जी yes sir तो एक बड़ी कॉमन सी बात ये है कि भाई एटम से आयन कैसे बनता है? एटम से आयन कैसे बनता है? तो इलेक्ट्रॉन के लेन देन से, मतलब या तो वो लूज कर देगा तो कैटायन गेन बनाएगा कर लेगा। पॉजिटिव आयन, या तो वो गेन कर लेगा। सही है। लूज हाँ, कौन करता है? जितने भी मेटल्स हैं। गेन कौन करता है? जितने भी नॉन मेटल्स। जितने नॉर्मल मेटल्स हैं। अब एक बात आपको इंपॉर्टेंट बताते हैं जरा। ठीक, देखो बच्चों ये सब कहानियां तुम कर लोगे, है ना? ठीक, चार्ज वार्ज निकाला इन्होंने सोडियम अब देखो क्या क्या कहानी पढ़ाई है, और आप मुझे बताना क्या मैंने तुम्हें कहानी नहीं पढ़ाई है? देखो ग्रुप नंबर 1 में उसने सारी कहानियां तुम्हें पढ़ा दी, yes sir ठीक, लेकिन ग्रुप वाइज नहीं पढ़ाया उसने। तो ग्रुप नंबर 1 हाइड्रोजन छोड़ दो तुम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो पढ़ा रहा है तुम्हें। भाई मैंने भी तो पढ़ाया है, +1 हाँ +1 जी +1। yes ये sir देखो सॉरी, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1 होता था तो 1 लूज कर देगा, यही बातें यहाँ लिखनी, पढ़ लेना। तो ठीक, plus हो सोडियम तुम्हें पता ही है। पोटेशियम भी थोड़ा दिखा देता हूँ। 2,8,1 2,8,1 था तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके K+ बनाएगा। ठीक, तो ग्रुप नंबर 1 का सारा पढ़ा दिया उसने। फिर ग्रुप नंबर 2 का भी पढ़ा दिया। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया Two. Mg2+ होगा? बताओ। हाँ जी सर पढ़ा है ग्रुप नंबर 2 में बेटा, इससे कोई मतलब है नहीं, मांगे और कार, बस 2 ही एलिमेंट से मतलब था। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है भाई, 2,8,2 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके Mg2+ नहीं आ 2 जाएगा? बताओ। आ जाएगा आ गया। और कैल्शियम का भी मैंने तुम्हें पढ़ाया हुआ है। 2,8,2 8,2 2882 कैल्शियम का 2,8,2 याद कराया है, और 2 दो इलेक्ट्रॉन लूज लूज कर कर देगा देगा तो 2+ कैल्शियम 2+ बनाएगा। यानी ग्रुप नंबर 2 में क्या क्या आ जाएगा? Mg2+ और Ca2+ आयन, कैटायन है दोनों। हाँ जी सर अच्छा, जिस पे +1 है वो सब मोनोवेलेंट हैं। कौन से हैं वो सब? मोनोवेलेंट एक ही वैलेंसी इनकी, मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन लूज किया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और जिसमें 2+ चार्ज है वो सब डाइवेलेंट हो गए, डाइवेलेंट है ना? कर लोगे? हाँ जी ग्रुप नंबर 13 मैंने तुम्हें बताया था, मैंने कहा था ग्रुप 1 छोड़ दो, 1 और 2 को के बाद 3 से लेके 12 छोड़ दो, सीधे 13 पे आ जाओ, और 13 में एक ही एलिमेंट मिलेगा तुम्हें, मैंने पढ़ाया है क्लास में। यस सर बैंगन, आलू, गाजर इन थैली, कोई मतलब नहीं, बस एल्युमिनियम पढ़ना है। और ग्रुप नंबर 13 की वैलेंसी 3 होती है, ये भी पढ़ाया है। और एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,3 होता है। 2,8,3 3 लूज हाँ, करेगा क्योंकि 3 लूज करेगा 3+. यस सर एल्युमिनियम के ऊपर, सॉरी एल्युमिनियम, हाँ एल्युमिनियम मेटल है पता है आपको, और एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, तो 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 2,8,3, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यस सर Al3+ आयन बनाएगा, और ये कहलाएगा ट्राईवेलेंट। समझ रहे हो? 3 के लिए क्या शब्द यूज करते हैं? TRI, ट्राई। ये ट्राईवेलेंट हो गया। ट्राईवेलेंट क्या? कैटायन। ये भी ध्यान देना जरा, ट्राईवेलेंट एनायन है कि कैटायन है? तो जवाब है कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव, और कैटायन एनायन मतलब एनायन मतलब अनेगेटिव आयन। ठीक, ओके, यस सर तो ये चीजें हो गई।
देख लो आराम से, ये सब बातें हैं। बाकी फोन ऑन इन्होंने बनाया हुआ है ऐसे ही समझाने के लिए तुम्हें कि लिथियम की बैटरी यूज कर रहे हैं लोग, है ना, तो ये सब बातें हैं। ठीक है, अब सुनो, नेगेटिव आयन को तुम क्या बोलते हो? एनायन, ठीक है ना। यस सर। नेगेटिव आयन को तुम, कहाँ गया भाई, नेगेटिव आयन को तुम क्या बोलते हो? नेगेटिव आयन, और उसका बेस्ट एग्जांपल था क्लोरीन, सब तुमने पढ़ा हुआ है, ठीक। Cl- बनाएगा। उसके बाद जल्दी से यदि आप आ जाएं ग्रुप नंबर, देखो देखिए, पता है ग्रुप नंबर 17 और ग्रुप नंबर 16 इसके लेफ्ट में, और ग्रुप नंबर 15, बस यही 3। तो ग्रुप नंबर 17 में क्या आता था? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबके ऊपर माइनस, और एफ भी आता था, एफ माइनस फ्लोराइड। 16 में ओल्ड स्टाइल से टिपोगे पिटोगे बस, O2 माइनस और S2 माइनस। और जल्दी से दिखा देता हूं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,6, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा, ठीक। नॉन मेटल्स हैं तो गेन करेंगे। सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,8,6, तो 2 ही इलेक्ट्रॉन तो गेन करेगा। 2 और गेन ग्रुप नंबर करेगा। 15 में नाना पार्टिकल, बस। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,5 और फास्फोरस का 3 गेन 2,8, करेगा। ठीक है। तो दोनों ही 3-3 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो N के ऊपर आएगा 3 माइनस, तो बनेगा नाइट्राइड, और P के ऊपर 3 माइनस बनेगा फॉस्फाइड, ठीक। फॉस्फाइड। करेक्ट। अब पढ़ लो, हाँ ये जी लिखा सर। हुआ है, ठीक। ये सब पढ़ के आइएगा, यही लिखा हुआ है ऑक्साइड नाइट्राइड के बारे में, है ना ये। और मैंने आपको पढ़ाया भी था, ग्रुप नंबर 17 की वैलेंसी वापस से 1 हो जाती है, यस सर। और 16 की 2 और 15 की 3 हो जाती है। और ये सब एनायन तब बनाएंगे जब ये गेन करेंगे। अगर ये शेयर करेंगे तो कोई भी, समझ लोगे, कोई भी कोई चार्ज ही नहीं आएगा। होगा। कोई चार्ज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयंस। ये आपको पता ही है। सिंपल आयन जैसे कि क्लोराइड, है ना, सोडियम हाँ। आयन, एल्युमिनियम Al3+ आयन, ब्रोमाइड। देख रहे होगे। हाँ देखो, जैसे ये सिंपल है, ये सिंपल है, लेकिन ये पॉलीएटॉमिक है। ये कौन सा है? कंपाउंड वाला पॉलीएटॉमिक है, पॉलीएटॉमिक। ठीक। ये सिंपल 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 सिंपल, ये भी सिंपल, ये पॉलीएटॉमिक है, OH-, NO3- पॉलीएटॉमिक है पॉलीएटॉमिक। ना। ये सिंपल सिंपल, और CO3 कार्बोनेट, सल्फेट, फॉस्फेट। सुन लो ध्यान से भाई, ये सब टेबल ओबल 50 बार आपको रिवाइज करनी चाहिए, अपने मन में खुद से सोचना चाहिए कि सल्फाइड क्या है, फॉस्फेट क्या है, फॉस्फाइड क्या है। P3- अगर लिखा होगा तो ये फॉस्फाइड है, अभी बताया था। यस सर। लेकिन अगर PO4 3- लिखा, भैया ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल ना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 8 आ गया तो ऑक्सीजन उसमें बढ़ गया। ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब ये सब है, यही है, और क्या है, याद करो, ठीक। फिर से वापस घूम के हम लोग उसी टॉपिक पे आ गए जो हमने किया था, ठीक। अब सुनो, यहाँ पे अभी इसको स्टॉप करते हैं। आपका काम भाई, ध्यान सुनो ईमानदारी से, देखो भाई लफड़ा मत करना, पहले पढ़ाया है मैंने, तुम्हें भाई पढ़ के आना है। सर पूरी रीडिंग लगा के आइए, जो ना समझ में लाइन तो मेरे से पूछिएगा। आपको ये रीड करके आना है प्लीज। जितना पढ़ाया है PDF तुम्हारे सामने, यहाँ तक पढ़ाया है, कहाँ तक? आज जो पढ़ाया है उसको प्लीज करके आइएगा। ये वाली टेबल तक जरा देख के आना, मतलब उसकी रीडिंग तो लगाओ ना, वो क्या क्या कह रहा है। कोई ऐसा तो नहीं है जो मेरे से मिस हो गया हो, कुछ ऐसा तो नहीं है ना। ओके यस ठीक है, सर। चलिए अभी हम इसको स्टॉप करते हैं, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और प्लीज रीड करके तब आइएगा, 10 मिनट लगेंगे भाई रीड करने में, सिर्फ रीड करके आना, जाओ।